गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ड्वेल नेचर को लेकर के आज हम लोग एक एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, 4 मार्क्स की। कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हम लोगों को एक बार क्लियर हो जाए तो बड़े आराम से ये 4 मार्क्स देती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बनते हैं, तो केयरफुली अगर हम लोग करेंगे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज तो गलत होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बेशक शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से। एक सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। देखिए, ये मेरे पास कोई जिंक की प्लेट है और इस जिंक की प्लेट के ऊपर यहाँ से यूवी रेज डालनी है। अब बेशक दोनों ही बातें अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वी हैव चूजन हियर जिंक एज वेल एज व्हाई वी आर गोइंग फॉर यूवी लाइट। यहाँ विजिबल भी ले सकते थे, इंफ्रारेड भी ले सकते थे, माइक्रोवेव भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने यूवी ही क्यों लिया? अगर ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों का क्लियर हो जाए, हमने यहाँ पे जिंक ही क्यों लिया, हम लोगों ने यहाँ पे कोई और मेटल क्यों नहीं ले लिया, जैसे लाइक स्टील हो सकता है या आयरन हो सकता है या व्हाटएवर सो। डियर स्टूडेंट्स, अगला हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया किसका? इलेक्ट्रोस्कोप का। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो जीएलई पढ़ा था हम लोगों ने, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही है। अब यहां से हमें क्या पता लग रहा है? देखिए, हमें जिंक की प्लेट पर यूवी लाइट डालने से ये जो इलेक्ट्रोस्कोप की प्लेट्स हैं ये दूर दूर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं या फैल जाती हैं। इसका मतलब समवेयर यहां चार्ज डेवलप हो गया। क्यों डेवलप हुआ है, इसके पीछे थ्योरी जो है उसको जरा समझते हैं। हमने यूवी लाइट यहां से डाली, यानी कुछ एनर्जी इस प्लेट के ऊपर डाली। इस एनर्जी की वजह से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर के बाहर निकल गए, जिनको हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा। जब ये एनर्जी लेकर के बाहर आ गए, इसका मतलब यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब ये दोनों प्लेट्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गई। पॉजिटिव चार्ज हो गई तो इलेक्ट्रोस्कोप की जो प्लेट्स हैं वो आपस में फैल गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें सिर्फ ये पता लगा कि अगर मैं यूवी रेज या कोई भी रे यहां डालता हूं तो जिंक की प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल जाते हैं, जिनको मैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहता हूं, जिसकी वजह से ये बॉडी मेरी चार्ज हो गई। तो अब ये चार्ज हो गई, इस बात का तो बहुत ज्यादा कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना, ये तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं। लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकले, कितनी इनकी एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी हमने यहां से डाली, जिंक के ऊपर ही क्यों डाली, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में इस नेचर को हम लोग कंबाइन करेंगे वेव नेचर के साथ में, तो हमारा ड्वेल नेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस फोटो एमिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने हेडिंग भी रखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम के ऊपर एक दूसरा डायग्राम हम लोग यहां पे देखते हैं, बड़ा मजेदार सा डायग्राम है। देखिए, ये वाला डायग्राम देखिए, अगेन इसमें भी वैसा ही कुछ किया हुआ है। यूवी लाइट हम लोगों ने डाली है, यहां पे प्लेट को शो नहीं किया, जनरली जिंक की होती है। दूसरी प्लेट हम लोगों ने लगाई, यहां एक बैटरी लगा दी। नो डाउट इस प्लेट को जिसके ऊपर हम लोग यूवी लाइट गिरा रहे थे उसको नेगेटिव हम लोगों ने टर्मिनल लगाया हुआ है और रिमेनिंग प्लेट को हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही यहां से यूवी रेज हम लोग डालना शुरू करते हैं तो इस मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर मीटर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। जब तक हम ये यूवी रेज नहीं गिराते तब तक यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया। अब देखिए, ये जो बाहर बाउंड्री दिखा रखी है ये भी क्वार्ट्ज बल्ब की दिखा रखी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कांच क्यों नहीं यूज किया, क्वार्ट्ज ही क्यों यूज किया? अब देखिए, क्वेश्चन तो हर चीज में बनता है। क्वार्ट्ज हम लोगों ने इसलिए यूज किया कि जब यूवी रेज इसके अंदर गिरेंगी तो इनकी जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होगी, सारी की सारी वेवलेंथ एज इट इज यहाँ पहुंच जाएंगी। अगर हमने यहाँ पे कांच लिया होता तो कांच की एक पेकुलर प्रॉपर्टी होती है, 9th-10th में आप पढ़ के आए होते हो कि अगर हम कार को धूप में शीशे बंद करके खड़ा करते हैं तो उसके अंदर गर्मी ज्यादा हो जाती है, बाहर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। समझ गए होंगे कार कांच वाली जो पेकुलर प्रॉपर्टी है। तो वो पेकुलर प्रॉपर्टी कांच में होती है लेकिन क्वार्ट्ज में नहीं होती, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वार्ट्ज का बल्ब लेते हैं।
रिएक्शन यहां भी हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट दे रखा है। तो रीजन क्या है, चलिए अब रीजन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए जो इंसिडेंट हमारे पास एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ h न्यू के नाम से जानते हैं, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अब अल्ट्रावायलेट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है कंपैरेटिवली होती है काफी ज्यादा, तो इन रेज की जो एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अब इसी की जगह पे मैं क्या डाल देता, इंफ्रारेड डाल देता। इंफ्रारेड डाल देता तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती कम, कम होती तो एनर्जी कम होती, एनर्जी कम होती तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं शायद ये निकल करके नहीं जाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाईली एनर्जेटिक यूवी रेज को डालते हैं। कई बार बच्चों के दिमाग में मिसपरसेप्शन होता है कि इंफ्रारेड तो हीटिंग इफेक्ट डेवलप कर देती है तो वो ज्यादा पावरफुल होती है, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। रेशंस ऐसा नहीं है, इंफ्रारेड के कंपैरेटिवली जो यूवी रेज हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, उनके अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी है। तो जब हम लोग स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, अभी कोरोना हुआ था पीछे, तो जितने भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन की बात करते तो ये यूवी रेज ही हम लोग यूज करते थे। बड़े बड़े होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा यूवी रेज की ट्यूब लगी रहती है, जहां हम लोग अपने बर्तन के स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं वहां भी यूवी रेज जाते हैं। और छोड़ो जी, आप लोग प्योरिटी यूज करते हो, आप कोई भी आरओ सिस्टम यूज करते हो उसके अंदर भी यूवी रे ट्यूब होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि यूवी रेज के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी होती है। क्यों ज्यादा एनर्जी होती है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो डियर इसलिए हम लोग यहाँ पे बार बार यूवी रेज को ही यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दे रखा है यहाँ पे एक टेबल में जिसमें वर्क फंक्शन को समझाया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स ये वर्क फंक्शन क्या है? देखिए वर्क फंक्शन सिंपल सा वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बाहर निकल जाता है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां कुछ बच्चों को आयोनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में हो सकता है कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए। हाँ स्टूडेंट बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और बाहर ही नहीं निकालते, इनफाइनाइट में पहुंचाते हैं, यानी ये अपने जो बेस एटम है उसको छोड़ के बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन वर्क फंक्शन में ऐसा नहीं होता। वर्क फंक्शन में इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर तो आएगा लेकिन वो सिर्फ सरफेस पे आके रुक जाएगा, इनफाइनाइट पे नहीं जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी में एज वेल एज वर्क फंक्शन में। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required or which is needed to just bring a electron or an electron just bring an electron to its surface। तो डियर स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन जो है वो यहाँ सीजियम का सबसे कम है, सबसे कम है। तो निश्चित सी बात है कि हम लोग बार बार जो यूज कर रहे हैं वो ज्यादा एनर्जी और कम वर्क फंक्शन वाले मेटल को यूज कर रहे हैं। अब बाकी अगर हम देखते हैं जैसे प्लेटिनम है, इसके लिए वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है। तो हम लोग जनरली जब फोटो एमिशन की बात करेंगे तो प्लेटिनम जैसी चीज, निकल जैसी चीज यूज नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सीजियम करेंगे या व्हाटएवर सो पोटेशियम करेंगे, सोडियम करेंगे। अब सोडियम नॉर्मल एयर में ही ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जनरली हम लोग यूज नहीं करते। बहुत सारी चीजें देखी होती है, लेकिन सीजियम जो है उसका वर्क फंक्शन बहुत कम है, उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस तक लाने के लिए। अल्टीमेटली हम लोग सीजियम को यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एनर्जी भी इतनी कम कि उसके लिए जूल तो हम लोग यूनिट यूज कर ही नहीं पाते, तो कौन सी यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर मैं ट्रेवल कराता हूं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हूं, जिन पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं एनर्जी को कहता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 electron volt is the energy which is needed to bring an electron from one surface to another surface having 1 volt potential difference। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत बार हम लोग लिखा चुके हैं। अब ये डिक्टेट करना कोई मैं समझता हूं उचित तो है नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े हुए, अब आपकी समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज सिंथेसाइज कर सकते हो। क्या तो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? हम एनर्जी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर करते हैं क्योंकि ये काफी कम होती है। वर्क फंक्शन क्या होता है? टेबल से हम लोगों को रटनी नहीं है भैया, बस ये ध्यान रखना है कि किसका ज्यादा किसका कम। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ
इसकी स्टडी करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, जहां से मेन क्वेश्चन आप लोगों को होता है। ये डायग्राम जरा आप लोग देखें। अगेन हमने क्वार्ट्ज की तो विंडो ली, यहां पे एक प्लेट ली, ये प्लेट भी हम लोगों ने फोटो सेंसिटिव मेटेरियल की ली है, बेशक इसको सीजियम के लिए लीजिए, पोटेशियम के लिए लीजिए, अगर आग ना लगे तो। इसको वैक्यूमाइज करके बंद कर दिया हम लोगों ने। यहां जो दूसरी प्लेट हम लोगों ने ली, इस दूसरी प्लेट को कलेक्टर हम लोग कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स आकर के कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लेट हमारी कोई भी मेटल की हो सकती है, डजंट मैटर। अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल क्या है उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दिया, करंट कितनी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है माइक्रोएम्पियर मीटर लगा दिया। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है। पोटेंशियल डिवाइडर का काम ये है कि जैसे जैसे मैं इस स्लाइड की को आगे पीछे करूंगा तो मेरे को इस एंड पे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव पोटेंशियल मिल सकता है। जैसी मुझे जरूरत होगी, अगर नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए तो मैं इसको स्लाइड कर दूंगा नेगेटिव की तरफ, अगर मुझे जीरो पोटेंशियल चाहिए तो मैं इसको एग्जैक्टली सेंटर में लेके आऊंगा, अगर मुझे पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए तो मैं इसको आगे की तरफ स्लाइड कर दूंगा। तो ये काम होता है पोटेंशियल डिवाइडर का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है, जिससे कि कलेक्टर प्लेट को हम लोग नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, जीरो पोटेंशियल चाहे तो जीरो दे दें, और पॉजिटिव पोटेंशियल चाहिए तो पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब यहां से हम लोगों ने सोर्स लिया, सोर्स में क्या लिया है, जनरली हम लोग यूवी रेज ही लेते हैं, क्वार्ट्ज की हम लोग अगेन विंडो लगाते हैं। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स होगा क्या वो समझ लेते हैं। यूवी रेज को हम लोगों ने इसके ऊपर गिराया, गिराया तो क्या हुआ, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे इनको कुछ एनर्जी की जरूरत थी, जिसे लेने के बाद ये सरफेस तक आ जाते हैं, जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। वो एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को मिली, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ गए। अब अगर मैं यहां से और ज्यादा एनर्जी देता हूं, ज्यादा एनर्जी देता हूं तो वो कहां जाएगी भैया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। पहले तो वर्क फंक्शन में खत्म होगी, वर्क फंक्शन में खत्म होने के बाद जो रिमेनिंग एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन्स को हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगी। उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर के ये तो ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। किधर को ट्रैवल करना शुरू करेंगे, कलेक्टर की तरफ। क्यों करना शुरू करेंगे, इसलिए करना शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, और इस प्लेट को हम लोगों ने दिया है पॉजिटिव पोटेंशियल। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगी। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस प्लेट तक पहुंचने लगे, तो यहां से करंट फ्लो हो गई, करंट फ्लो हो गई तो हमने कह दिया भैया हमारा सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा फिनोमेना है। अब इसमें वेरिएबल्स देखो जी कौन कौन से हैं। वेरिएबल्स इसमें सबसे पहले तो यहां से जो एनर्जी हमने गिराई उसको हम लोग कहते हैं h न्यू। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे वर्क फंक्शन की फॉर्म में खत्म कर लेते हैं, खा जाते हैं, उसे बोलते हैं h न्यू नॉट। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेस मिल गई ट्रैवल करने के लिए हाफ mv स्क्वायर, इसे बोलते हैं जी हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डिस्टेंस ये तीन मेरे को यहां पे क्वांटिटी मिली, मैं इनमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगता है h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब इस न्यू नॉट को मैं कहता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वर्क फंक्शन के लिए जो मेरे को एनर्जी चाहिए उसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डालता हूं तो उस फ्रीक्वेंसी को कहता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो एमिशन शुरू हो जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। यानी अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट कराओगे तो फोटो एमिशन होगा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है यार। मेरा दोस्त आया मुझे बाहर ले जाने के लिए, जब तक वो मेरे को कोई लालच नहीं देगा, मेरे को जितनी मेरा पेट में भूख है उतना खाना मुझे नहीं खिलाएगा, मैं बाहर क्यों जाने लगा, मैं तो अपने घर पे वेट करूंगा खाना खाने का। तो बस वही काम यहाँ पे होता है कि भैया जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी इसको नहीं मिलती, इसका पेट नहीं भरता, वह फंक्शन के बराबर एनर्जी इसको नहीं मिलती, तब तक ये इलेक्ट्रॉन सरफेस पर नहीं आता। और सरफेस पर नहीं आता तो आगे बढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। अगर ज्यादा एनर्जी दी तो निश्चित सी बात है उस ज्यादा खाने को पचाने के लिए मैं पार्क में घूमने भी जाऊंगा, तो ये भैया हाफ एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर एनर्जी लेकर के पार्क में घूमने के लिए निकल गया। लेकिन यहाँ पे क्या खड़ा हुआ था, यहाँ पे कोई दूसरा मित्र खड़ा हुआ था जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुआ और चला गया। पता लगा कि सर्किट कंप्लीट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरू हो गया, करंट हमारी यहाँ पे फ्लो करने लगी। अब जरा पैरामीटर्स देखिए डियर स्टूडेंट्स। ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये तो कांस्टेंट है, आपने मेटल कांस्टेंट कर दिया तो ये कांस्टेंट हो गया, और ये एनर्जी। पहला ग्राफ मैं बना सकता हूं इंसिडेंट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन। दूसरा ग्राफ,
भाई मैंने यहां से फ्रीक्वेंसी गिराई, यहां पे कलेक्टर पोटेंशियल लगाया, तो फ्रीक्वेंसी और कलेक्टर पोटेंशियल जिसमें कोई एक डेफिनेट करंट फ्लो करती है, तीसरा ग्राफ बना सकता हूं जी मैं। अगली बात, इंटेंसिटी, भैया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस एरिया इन यूनिट टाइम क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। तो मैं अगर यहां से एक डेफिनेट इंटेंसिटी गिराता हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया पे गिराता हूं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या फर्क पड़ रहा है, मैं एक ग्राफ ये बना सकता हूं। रेजिस्टेंस एक चीज मैं और भी समझना चाहूंगा, और समझने के लिए पहले इसको साफ करूंगा। अब समझना चाहूंगा, यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, निकल के चलना शुरू हुए हाफ mv² एनर्जी से। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हम चाहते हैं कि इस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन ना पहुंचे, ना पहुंचे तो हम क्या करेंगे, इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर देंगे। ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन मेरे बीच में यहीं रुक जाएंगे। अल्टीमेटली यहां से जो करंट फ्लो करेगी, जिसे मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहा था, वो जीरो हो जाएगी। बस बन गई बात। इस पोटेंशियल को, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होती है, क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू कलेक्टर एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। डन। ये क्या हो गया, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा विद नेगेटिव साइन होगा, वो कभी भी पॉजिटिव साइन के साथ में नहीं होगा। तो आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ज्यादा डिटेल्स में जाना है तो जो हमारी रेगुलर क्लास है, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, उसमें थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि आज तो हमारी मजबूरी है, हम लोगों को रिकैप देना है, हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, चीजों को रिवाइज करना है, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, स्लो चलना तो किसी भी एंगल से वाजिब आपके लिए है ही नहीं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, ग्राफ्स की बात कर रहे थे। अब डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ हम लोग लेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किन्हीं दो क्वांटिटी को वेरिएबल रखेंगे, एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी को पढ़ेंगे, और बाकी की जितनी भी क्वांटिटी होंगी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबको कांस्टेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में चार क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं भी दो क्वांटिटी को एट ए टाइम पढ़ना होता है हमें, बाकी सारी की सारी क्वांटिटीज को क्या करना होता है, कांस्टेंट करना होता है। अब उसी तरह से हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे, और आपका एक क्वेश्चन 100% ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आना ही आना है। चलिए, ये पहला ग्राफ देखते हैं बच्चों। पहला ग्राफ क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखें किस किस के बीच में, करंट वाइज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये है जी इंटेंसिटी। तो इसको मैं कैपिटल आई से ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा करंट, अब इसी सेटअप में यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, कलेक्टर प्लेट में पहुंचे, यहां जो आपने माइक्रो एम्पियर मीटर लगा रखा था, इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, इसको मैंने कह दिया इंसिडेंट करंट, सॉरी फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्मॉल आई और कैपिटल आई इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। स्मॉल आई फोटोइलेक्ट्रिक करंट है और कैपिटल आई इंटेंसिटी है। तो डियर स्टूडेंट, इंटेंसिटी को हम लोगों ने यहां पे एक्स एक्सिस पे ले रखा है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने वाई एक्सिस पे ले रखा है। हम क्या देखते हैं, जीरो इंटेंसिटी पे जीरो करंट, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ती चली जाती है। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स हम यहां पे गिराएंगे, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे, उसी से हमारी करंट बनेगी। यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम ही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लीनियर ग्राफ हम लोगों को आता है। बाकी अब इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हमें नहीं करनी, बाकी हमें गिरने वाली फ्रीक्वेंसी के बारे में भी कोई बात नहीं करनी, सबको हमें कांस्टेंट करना है। तो पहला ग्राफ जो सबसे आसान था, वो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग दूसरे ग्राफ की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो बड़े मजेदार से चीजें आपसे डिस्कस करता है, बड़े बड़े अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में डिस्कस करता है। तो भैया केयरफुल रहना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दूसरा है हमारा करंट विद एनोड पोटेंशियल। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एनोड पोटेंशियल क्या था, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम जहां नाम दे रहे थे, कलेक्टर प्लेट पे जो भी पोटेंशियल हम लोग लगा रहे थे,
इसी को हम लोग एनोड पोटेंशियल कहते हैं। और दूसरा क्या है, करंट। अब यहां से जो फ्लो होने वाली माइक्रो एम्पियर में करंट थी, तो हम ये फ्लो होने वाली फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्मॉल आई और एनोड पोटेंशियल बी, इसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। बाकी की चीज है, यहां से भैया इंटेंसिटी क्या है कांस्टेंट कर दी, फ्रीक्वेंसी क्या है कांस्टेंट कर दी, सब कुछ हमने बाकी कांस्टेंट कर दिया। एक बात और, इन दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस क्या है वो भी हमने कांस्टेंट की हुई है बच्चों। अब जरा इस ग्राफ को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन ग्राफ है। एक कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी ली उसके लिए ग्राफ, दूसरी इंटेंसिटी ली उसके लिए ग्राफ, तीसरी इंटेंसिटी ली उसके लिए ग्राफ, और यहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है I3, सबसे कम इंटेंसिटी है I1। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ को पढ़ते हैं, यानी इंटेंसिटी को कंट्रोल करके एक ग्राफ पढ़ते हैं। तो रिलेशन हम क्या देखते हैं, देखिए एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे हम कह रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइडेड टू पॉजिटिव प्लेट एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज जीरो। देखो भैया फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ है हमारी वाई एक्सिस पे, तो यहां पे जीरो हो गई या नहीं हो गई। एनोड पोटेंशियल जो हम लोगों ने दिया वो नेगेटिव हमें देखो सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। चलिए अब ये स्टूडेंट्स, अगर मैं बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ एनोड पोटेंशियल को बढ़ाऊं, तो ये ग्राफ मेरे को कुछ इस तरीके का मिलता है। मैंने इस आउटलाइन को दोबारा समझाया है। एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर के मेरी फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद माइन्यूट चेंजेस होते हैं और फिर ये सैचुरेशन में आ जाती है, यानी करंट फिर नहीं बढ़ती। मैं कितना भी एनोड पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं, इसका मतलब क्या है, यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले थे सारे के सारे इस प्लेट पर पहुंच गए या पहुंचना शुरू हो गए, तो ऐसी स्थिति में फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस टाइम मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और बढ़ा दिया जी, तो यहां से और कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। जब और कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए तो देखो जी करंट बढ़ गई ना करंट। मेरा तो काम अभी भी नहीं चला, मैं तो क्या किया जी, और कुछ यहां पे इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स और भी ज्यादा बढ़ा दिए, और भी ज्यादा बढ़ा दिए तो यहाँ कुछ और इलेक्ट्रॉन्स और भी आ गए। जब और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये भी पहुंचेंगे, ये भी पहुंचेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट में भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ग्राफ एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में है, अलग अलग इंटेंसिटी को लेकर के तीन ग्राफ हम लोगों ने इसके ऊपर शो कर रखे हैं। ध्यान रहे फ्रीक्वेंसी एज ओवर हमेशा कांस्टेंट है और मेरा यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो मैं यहां से एक कॉन्सिक्वेंस ये निकाल सकता हूं कि जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कॉन्सिक्वेंस मैं इस ग्राफ से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं इसको वेरी करूंगा तो हो सकता है ये भी वेरी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था करंट और एनोड पोटेंशियल को लेकर के। अब नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ वेरिएशंस को शो कर रहा है। किस किस के वेरिएशंस को शो कर रहा है, वो कर रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जो अभी ऊपर वाला ग्राफ था उसी को हम लोगों ने थोड़ा एनहांस किया है, लेकिन यहां हम लोगों ने इंटेंसिटी को फॉरएवर के लिए कांस्टेंट कर दिया है। इंटेंसिटी हम लोग यहां पे नहीं बढ़ा रहे, तो हमें इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में एक ही ग्राफ मिलेगा। अब ये स्टूडेंट्स, यहां हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, गिरने वाली फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए अभी मैंने बताया था एक पर्टिकुलर गिरने वाली फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल था, यानी मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी अगर गिराऊंगा तो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे को मिलेंगे। यहां से भी मैं क्या देख पा रहा हूं कि जहां मेरी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव कैरेक्टर है। नेगेटिव कैरेक्टर है इसका मतलब बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, माइनस के साइन को हटा के वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा है। तो ये हम लोगों ने यहां पे शो किया। अब ये स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी अगर मैं गिरने वाली सबसे कम कर रहा हूं तो यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे कम है। चूंकि मेरी इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट मेरी ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट था डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को लेकर के। तो यहां भी अगर मैं देखूं तो ये एक ग्राफ नहीं है, ये तीन ग्राफ है। न्यू वन फ्रीक्वेंसी के लिए पहला,
न्यू 2 फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा, न्यू 3 फ्रीक्वेंसी के लिए तीसरा। आगे बढ़े डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट जिसे हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं। हो सकता है किसी बच्चे को सब एक जैसे लग रहे हो क्योंकि उसने सारी पढ़ाई नहीं की है, तो ऐसा हो सकता है। देखिए हमने यहाँ बाकी सब चीजों को कांस्टेंट किया हुआ है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया हुआ है, मेटल को कांस्टेंट, मेटल यहाँ पे दो ले रखे हैं, मेटल ए और बी ले रखे हैं। तो एक ग्राफ एक मेटल के लिए, मान लिया आपने एक सीजियम ले लिया और एक सपोज पोटेशियम ले लिया, तो दो ग्राफ अलग अलग के लिए हैं। तो मैं किसी भी एक ग्राफ को पहले देखता हूँ, मान लिया मैंने सीजियम के लिए ले लिया। तो डिस्टेंस सीजियम का ग्राफ मैंने लिया है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर के, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, जस्ट लाइक इंटेंसिटी, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, वो सब कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट में यहाँ क्या देख रहा हूं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर मैं पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिराता हूं तो मेरा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाता है। हाइपोथेटिकल ग्राफ मैं ऐसे करके बना सकता हूं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मेरा नीचे ही आएगा। तो ये वर्क फंक्शन दिखा रखे हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट के बराबर होता है। अगर मैं इसी को फ्रीक्वेंसी के लिए लेता हूं तो h हटा दो, स्लोप थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी आप फ्रीक्वेंसी के लिए बना सकते हो। गेटिंग द कांसेप्ट और डियर स्टूडेंट। तो ये मेरे पास हो गया। अब सॉरी, मेटल ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, मेटल बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग है, उसी को लेकर के ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये दोनों ग्राफ हम लोग यहां से इजीली देख सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, कुछ ग्राफ्स की और बात करते हैं। ये देखिए, चलिए ग्राफ एक और रह गया, उसको हम बाद में पढ़ते हैं। अभी यहां सीक्वेंस में ये जो भी ग्राफ हम लोगों ने पढ़े हैं उसके बेसिस पर कुछ लॉज हम लोग बना सकते हैं। उन लॉज को हम लोगों ने यहां पे स्टेट किया हुआ है और क्वेश्चन की फॉर्म में किया हुआ है, स्टेट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जो चीजें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऊपर पढ़ी थी उन्हीं की कॉन्सिक्वेंसेज को यहां पे हम लोगों ने दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले तो ये किसने दिया, ये सारा का सारा काम किया लिनार्ड ने और मिल्टन ने। तो भैया इनके नाम को मत भूलना, वरना तो ये भूत बनके आपको परेशान करेंगे। तो देखिए अगर कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है तो लिनार्ड और मिल्टन का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब जरा देखिए, सबसे पहले लॉ में ये कह रहा है कि above the threshold frequency photo emission will start। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर गिराई है तो फोटो एमिशन नहीं होगा। इसके बाद अगली बात कहता है सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स आप गिराओगे यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में, उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यूनिट टाइम यूनिट एरिया से। अल्टीमेटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो हमने सबसे पहले ग्राफ में पढ़ा था। तो पहला लॉ बन गया जी। अब अगर वो लॉ स्टेटमेंट के लिए कहता है तो देखिए वैसे तो आप अपनी लैंग्वेज सिंथेसाइज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो इससे बढ़िया नोट्स नहीं हो सकते। इसमें भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है वो जरूर आना चाहिए। बाकी अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है तो हो जाए चलेगा, लेकिन ये रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर आना चाहिए। अब सेकंड लॉ की बात करें, देखिए फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी मटेरियल हम लोगों ने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। फिक्स मटेरियल के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी हम गिराएंगे तो फोटो एमिशन नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ हमारा कहता है कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम लोग गिराएं तो क्या होगा। देखिए ये क्लियर सा कहता है कि above the threshold frequency stopping potential or quantitatively the magnetic kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to incident frequency। अरे भैया जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी गिराओगे, जितनी ज्यादा एनर्जी गिराओगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे। अब उनको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा। यही है हमारा थर्ड लॉ। कैसे लिखना है आपके सामने लिखा हुआ। चौथा लॉ,
ये भैया हमने घड़ी देख करके बनाया, बताया, हमने नहीं बनाया, लिनार्ड और मिलिकन ने बनाया। क्या बनाया? वो कहते हैं कि फोटो एमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जाकर के फोटोन टकराया, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर तुरंत नहीं निकला तो फिर नहीं निकलेगा। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस है, जैसे ही इंसिडेंट फोटोन आके टकराया तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की थी तो, अगर कम थी तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को लेकर के। अब देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको जरा देखते हैं। किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट फोटोन गिराया जिसकी एनर्जी h न्यू, उसका कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में खत्म हो गया, h न्यू नॉट में खत्म हो गया, बाकी की एनर्जी लेकर के फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यहीं से फोटो आइंस्टीन इक्वेशन आ गई जो हमने शुरू में बताई थी, h न्यू नॉट इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखते हैं, तो hc ओवर लैम्डा इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, h न्यू नॉट इक्वल्स टू, इसको कह देता हूं मैं वर्क फंक्शन, और इसको कह देता हूं ev नॉट। ev नॉट क्या है? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को इक्विलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे को तीन तरह से फोटो आइंस्टीन इक्वेशन मिलती है, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो मेरा इन इक्वेशन से हो जाता है। बाकी तो जो हम लोगों ने असाइनमेंट्स आपको दे रखे हैं, डीपीपी दे रखे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उनमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्राफ जो हम लोग कह रहे थे कि भैया एक ग्राफ और बचा, उस ग्राफ को और देख लेते हैं। बड़ा फैबुलस सा क्वेश्चन यहां से बनता है। हमने अगेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ दिया है। यहां एक ही मेटल है, पहले वाला ग्राफ हमारा दो मेटल्स के लिए था, अलग अलग ग्राफ थे दो, लेकिन यहां एक ही मेटल के लिए है। वो पूछता है कि ये जो है थीटा या स्लोप या टेन थीटा हमें क्या देगा। बड़ा आसान सा काम, AC परपेंडिकुलर, BC बेस। परपेंडिकुलर क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बेस क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब जरा देखो ये क्वांटिटी क्या बन के आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी बन के आएगी h बाई ई, कांस्टेंट होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में कई बार डिस्कस हुआ है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस ग्राफ को आप हाइपोथेटिकली पीछे ले आओगे तो ये आपका यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में आकर के टकराता है, ये हमारा होता है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का ही सारा खेल है, तो किसी और अल्फा पार्टिकल का या पॉजिट्रॉन का चार्ज थोड़ी डालोगे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही डालोगे, इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से कुछ सिनेरियो चेंज होता है, कुछ डिवाइसेस की हम लोग बात करते हैं। ये डिवाइस देखेंगे, यहां पे ये हमारा क्या है, ये है फोटो एमिसिव सेल, जिसको जनरली हम लोग ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि भैया IR बेस कई बार ऑटोमेटिक स्विच होते हैं। किसी ने बल्ब लगा रखा है, अब तो विप्रो के 300-400 रुपए के बल्ब आते हैं कि किसी का मूवमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए स्टेयर केस है, कोई निकल के आया तो जैसे ही उसने देखा कि कोई आ रहा है तो लाइट अपने आप से ऑन हो गई, वापस चला गया, 2-3 मिनट बाद बंद हो गई। तो वही है ये फोटो एमिसिव सेल्स। यहां इंसिडेंट लाइट गिरेगी कैथोड के ऊपर, यहां से फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, एनोड या कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। बिल्कुल दूसरा एनालॉगस सर्किट हमारा ये दिखा रखा है। तो डियर स्टूडेंट, बड़े काम की चीज है क्या, फोटो एमिसिव सेल्स। ध्यान रहे, फोटो एमिसिव सेल्स में हम लोग
एक एक्सटर्नल बैटरी जरूर लगाते हैं, यानी सिर्फ किसी सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इससे अपनी मिलने वाली जो एनर्जी है वो बहुत कम होती है, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में बहुत कम होती है। हाँ, एक अलग बात है कि अगर हम यहाँ पे मेटल्स को चेंज कर दें, इसको सोलर सेल बना दें, तो ये एक्सटर्नल बैटरी लगाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। बहुत सारे सोलर सेल्स को पहले सीरीज में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे, और अपने घर का एसी भी चला पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सोलर सेल में और फोटो एमिसिव सेल्स में यही अंतर होता है। जनरली फोटो एमिसिव सेल जो होता है वो सिंगल यूनिट होती है, और जो सोलर सेल्स होते हैं वो बेसिकली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे लगाए जाते हैं। इनका मेटल भी फर्क होता है। अब कौन सा मेटल होता है कॉम्प्रिहेंसिव क्लास में पढ़ना बेटा, सारा तो मैंने यहां नहीं बताया आपको। चलिए, ये हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट, डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने ये कहा कि कोई भी मैसिव पार्टिकल है, चाहे उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, वो अगर ट्रेवल करेगा तो उससे कुछ वेवलेंथ डेवलप होंगी, उन्हें हम लोग कहते हैं मैटर वेव्स। तो बेसिकली ये मैटर वेव्स का एक डायग्राम यहां पे दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा फॉर्मूला, वही फोटो आइंस्टीन इक्वेशन है, वहां से हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल रखी है, दैट इज Sc/λ। अब ये कोई नई बात तो है नहीं, अभी जो फोटो आइंस्टीन इक्वेशन लिखी थी हमने, जिसमें लैम्डा के टर्म्स में लिखा था, वहीं से जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² या ev0 थी, उसी को हम लोगों ने यहां पे सेपरेट करके दिखा रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। अब देखो, ये दो मेरे पास अलग अलग क्या है मासेस के कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ को लेकर के, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताई हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन देकर के छोड़ रखा है। वेवलेंथ और जो एनर्जी देने वाला पोटेंशियल है, उसके ऊपर ग्राफ हम लोगों ने यहां बनाया हुआ है। अब ये रिलेशन जो हमारा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वहां से निकल के आता है, मैटर वेव्स के कॉन्सेप्ट में निकल के आता है, तो वो डेरिवेशन मैंने यहां आपको शो नहीं किया है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन जरूर शो कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। प्लॉट ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1/√v, where v is the accelerating potential for two particles A and B carrying same charge but masses m1 m2, where m1 is greater than m2, which one of two represents a particle of smaller mass and y। तो डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट मैं तभी निकाल सकता हूं जब मुझे पूरा फॉर्मूला याद हो। ग्राफ आप देख लीजिए, स्लोप से ही निकल के आएगा। ये देखिए, वेवलेंथ हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, h/2mqv इक्वल्स टू, या यहां से रिलेशन निकाला, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने यहां स्लोप को फाइंड आउट करके दे रखा है। डिरेक्शन लैम्डा और एनर्जी के बीच में ग्राफ हम देखेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा। आगे ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, जो इस पर्टिकुलर ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या है यहां पे। बेसिकली यहां से आर्टिफिशियली हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से निकालने की कोशिश की है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। ये मेरा फिलामेंट है, जिसको मैंने हीटअप किया, तो यहां से क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं की, थर्मोनिक एमिशन हुआ। इन थर्मोनिक एमिशन के इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए यहां मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स डेवलप किया है। ये निकिल के क्रिस्टल के ऊपर, ये Ni क्रिस्टल निकिल का क्रिस्टल है, इसके ऊपर हमने इनको इंसिडेंट कराया। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास आगे गया, इसको मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक डिटेक्टर लगा रखा है, इट में भी गैल्वेनोमीटर और एनी डिटेक्टर। बेसिकली कॉन्सेप्ट यहाँ क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन तो आउटर सरफेस ऑफ निकिल से रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग थी उसके अंदर गए, और अंदर की लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वहां से बाहर निकल गया। अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब चूंकि क्रिस्टल के लिए, निकिल क्रिस्टल के लिए ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है ये 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, जो निश्चित रूप से डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ही दे सकती है, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकती, बिकॉज ऑफ ये काफी ज्यादा है काफी कम है स्लिट विड्थ जो हम लोग लेके आए हैं
वेव ऑप्टिक्स में। अब किसी को अगर उतना याद नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफ्रैक्शन के बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। हम इस एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उस एंगल के बेसिस पर कुछ ग्राफ बनाते हैं और जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी हम लोगों को मिलती है, उस मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम लोग एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ये हमारा पोलर ग्राफ कहलाता है, 3 डायमेंशनल ग्राफ होता है। यहां हम लोग क्या देखते हैं, 54 वोल्ट एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और 50 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब मेरे पास यहां कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मिल गया। अब कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन के लिए इक्वेशन मेरी ब्रैक्स ने दी थी 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। उस इक्वेशन को लगा करके मैं यहां से वेवलेंथ निकालता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक वेवलेंथ मैंने डेविएशन जर्मर से निकाली, एक वेवलेंथ डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से निकाली। दोनों मेरी ऑलमोस्ट सेम आती हैं, तो मैं कहता हूं कि भैया डी ब्रॉगली की जो हाइपोथेसिस है वो सही है। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। उसी डायग्राम को थोड़ा सा और एनहांस करके हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आई होप सो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो आपकी रहती है, डेरिवेशन है, जो मैंने यहाँ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई डायग्राम था नहीं, सिर्फ डेरिवेशन था। अब ये क्लास जो हमारी ये वाली होती है, इसमें हम सिर्फ डायग्राम्स को ही एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि आप जो है जल्दी से रिकॉल कर पाए। तो वो डेरिवेशन आप सब लोग कर लेंगे। क्या वो डेरिवेशन है, वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, वो आप जरूर कर लेंगे। बिल्कुल सर, वही वाला। आपने एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना है, कंपेयर करना है। एनर्जी को आप लोग ईवी के टर्म्स में लिख सकते हैं, एनर्जी को आप हाफ mv स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं, मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकते हैं। उन्हीं तीनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। एक एनर्जी आपकी E इक्वल्स टू mc स्क्वायर होती है, आप कंपेयर करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। डेरिवेशन करने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इंडिविजुअली मेरे पास आए लैब में, मैं आपको समझा दूंगा। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।